हाँ जी, तो गैसियस स्टेट की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। गैसियस स्टेट में वैन डर वाल इक्वेशन और आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखे थे। क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का 8a/27 आरबी होता है। क्रिटिकल प्रेशर उसका a/27b² होगा और किसी गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम 3b होता है। सो अगर कोई गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा पर है तो फिर उसको लिक्विफाई करना इम्पॉसिबल होगा। गैसियस स्टेट चैप्टर में स्टडी पैकेज में अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स करके एक टॉपिक दिया है जिसमें गैसियस स्टेट की कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स दे रखी हैं। वो सारी टर्म्स बाद में कराई जाएंगी, तो उनके क्वेश्चंस या उन टॉपिक्स को अभी नहीं देखना है, जैसे मीन फ्री पाथ, कोलिजन डायमीटर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ हीट, ये सब बात की चीजें हैं। गैसियस स्टेट का पैकेज आपने सॉल्व किया है, उसमें यदि कोई डाउट है देन यू कैन आस्क राइट नाउ। गैसियस स्टेट की जो थ्योरी हमने पढ़ी है या स्टडी पैकेज के डाउट्स आप पूछ सकते हैं, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 38 ऑब्जेक्टिव लेवल 1। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 38। LPG is a mixture of N-butane and isobutane, N-butane and isobutane. LPG इन दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट 58 ग्राम पर मोल होगा। The volume of oxygen needed to burn 1 kg of NPG and NTP would be, आपके पास में मास 1 kg है, 1000 ग्राम है। चूंकि इनका मॉलिक्यूलर मास इक्वल है तो इनके मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी 58 ही होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LPG विल बी 1000/58 होगा। LPG जब बर्न होगी तो CO2 और H2O बनेगा। 8 ऑक्सीजन ये 5 ये 13/2। 1 mole of LPG will require 13/2 mole of oxygen। मगर LPG के मोल इतने लिए गए हैं तो 1000/58 मोल will require 13/2 times of 1000/58 मोल ऑक्सीजन। LPG के इतने मोल से रिएक्ट करने के लिए इतने मोल ऑक्सीजन लगेगी। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर लगेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे 13/2 इंटू 1000/58। इतने मोल ऑक्सीजन लगी थी इंटू 22.4 लीटर। So this will be the answer. Objective level 1 question number 14.
Objective level 1 question number 14. Assume that O2 molecule is spherical in shape. O2 molecule spherical shape का है with radius 2 angstrom, that is 2 into 10 to the power minus 10 meter. The percentage of volume of O2 molecule to the total volume of the gas at STP. तो at STP सपोज आपने 1 लीटर, सपोज आपने 1 मोल O2 गैस ले रखी है, तो इट विल एक्वायर 22.4 लीटर वॉल्यूम. ये वॉल्यूम क्या है जो O2 गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है. लेकिन STP पर 1 मोल O2 है, मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके पास में है. तो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ O2 मॉलिक्यूल एक्चुअल विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मीटर क्यूब. दिस विल बी द वॉल्यूम. ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो वॉल्यूम ऑफ दैट O2 मॉलिक्यूल विल बी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब होता है 10 टू द पावर 3 लीटर. तो इसको कर देंगे इंटू 10 टू द पावर 3 लीटर. तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आ गया जो एक्चुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम है जो इन्होंने कवर कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है. तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल will be volume of oxygen molecule upon total volume into 100. और ये बहुत ही कम छोटा आंसर आ रहा है. अगर इसका आंसर देखेंगे तो बहुत ही छोटी वैल्यू आती है, 0.009 आएगा. मतलब गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि कंटेनर के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका खुद का वॉल्यूम बहुत ही कम रहता है. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? किसी ने पूछा है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम. अगर किसी वेसल के अंदर दो ऑपोजिट प्रोसेसेस सेम रेट से चलती हो, सपोज एक वेसल के अंदर एक रिएक्शन हो रही है जिससे A से B बनता है और B से A बनता है, तो ये दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं, A से B बनना और B से A बनना, और ये दोनों सेम रेट से चल रही हैं. तो when two equal and opposite processes occurs at the same rate, then the system is said to be in equilibrium. तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है. Is it important to remember isotopes of carbon dioxide? यार इंपॉर्टेंट तो हर चीज होती जो पढ़ रहे हैं, यही निकालना है. तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनटीपी? एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो गैसियस स्टेट में एनटीपी एसटीपी एक ही माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 29, ऑब्जेक्टिव लेवल 1. Three footballs respectively filled with नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम. 3 फुटबॉल है, एक में नाइट्रोजन, एक में हाइड्रोजन और एक में हीलियम भरी हुई है. इफ द लीकिंग ऑफ द गैस अकर्स विथ टाइम फ्रॉम द फिलिंग होल, अगर इनमें से ये गैस लीक कर रही है, then the ratio of the rate of leaking of the gas R of N2 is to R of H2 is to R of हीलियम क्या होगा? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 ग्राम पर मोल. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे स्लो लीक कर रही होगी.
ये सबसे फास्ट लीक कर रही होगी, ये लीक कर रही होगी किसी रेट से, ये सबसे स्लो रेट से लीक कर रही है। तो हम इसके रिस्पेक्ट में इसके और इसके लीकिंग का रेट निकाल लें। मतलब rate of leaking of nitrogen with respect to rate of leaking of nitrogen will be 28 upon 28. 1 rate of leaking of hydrogen with respect to rate of leaking of nitrogen will be 28 upon 2 root 14. Rate of leaking of helium with respect to rate of leaking of nitrogen will be 28 upon 4, that is root over 7. तो अगर नाइट्रोजन 1 रेट से लीक करती है तो हाइड्रोजन रूट 14 रेट से लीक करेगी, हीलियम रूट 7 रेट से लीक करेगी। ये रेट ऑफ लीकिंग ऑफ द 3 गैसेस आए विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, तीनों को नाइट्रोजन से डिवाइड किया हुआ है। इस क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते थे, तीनों को हाइड्रोजन से डिवाइड करते, तीनों को हीलियम से डिवाइड करते। यदि हाइड्रोजन से डिवाइड करते तीनों को तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ लीकिंग 1 आता, उसके रिस्पेक्ट में दोनों आ जाते। हीलियम से डिवाइड करते तो हीलियम का रेट ऑफ लीकिंग 1 आता, उसके रिस्पेक्ट में दोनों आ जाते। आंसर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में क्यों दिया है? ताकि नाइट्रोजन जो कि सबसे स्लो लीक कर रही है, तो उसका रेट अगर 1 आए तो बाकी आंसर 1 से बड़े आंसर रहेंगे। सब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 3, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। द डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट एट, अब डेंसिटी होती है पीएम इक्वल्स टू डीआरटी। किसी गैस की डेंसिटी होती है पीएम इज इक्वल्स टू होता है डीआरटी, तो डेंसिटी होती है पीएम अपॉन आरटी। तो डेंसिटी हाईएस्ट कब आएगी? जब वो हाईएस्ट प्रेशर या लोएस्ट टेम्परेचर पे रहेगी कोई गैस। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 2, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। रूट क्यों लिया है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूले में रूट आता था, तो रूट लेंगे, क्या करेंगे, उसको हटाएंगे कैसे? सम क्वेश्चन ऑफ गैसियस स्टेट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्री। हाँ, कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, बट वो बेस्टोइचियोमेट्री आती है जो अभी हमने यूज की है। व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? मोल कॉन्सेप्ट स्टोइचियोमेट्री कहलाता है। कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन यदि आपके पास में है, सपोज N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चीजों के आपस में रिएक्शन करने का मोल रेशो देती है। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, 2 अमोनिया बना रहा है। इस बात को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिक्वायर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो होता है, वही चीजों के आपस में रिएक्शन करने का मोल रेशो होता है। सिलेबस फॉर अपकमिंग वीकली टेस्ट, गैसियस स्टेट आएगा उसमें। गैसियस स्टेट में थ्योरी में या क्वेश्चंस में कोई और डाउट? स्टडी पैकेज का जो सॉल्यूशन है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का, वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वहां से आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। स्टोइचियोमेट्री इज द बेस, सो व्हाई वी इट स्टडी लेटर। ये क्वेश्चन का क्या मतलब है? अभी तक जो 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए, उनमें स्टोइचियोमेट्री का कितना यूज हुआ है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टोइचियोमेट्री का कोई यूज नहीं हुआ था, गैसियस स्टेट में बहुत एलिमेंट्री यूज हुआ था ये। स्टोइचियोमेट्री को बाद में क्यों पढ़ते हैं, उसका एक सिंपल सा आंसर है, स्टोइचियोमेट्री में कॉमन सेंस लगता है ज्यादा।
और आप लोगों का कॉमन सेंस ही से कम रहता है अभी। यदि स्टोइशियोमेट्री में सबसे पहले पढ़ा देता तो आपको यही लगता कि केमिस्ट्री तो बहुत ही टफ है, अपन से तो बनती नहीं है, इसलिए स्टोइशियोमेट्री में बाद में पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टोइशियोमेट्री। बाकी के जो क्वेश्चन यदि आप ट्राई करते हैं तो सॉल्यूशन ऑलरेडी डले हुए हैं यूट्यूब पे, वहां से सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, नहीं बनते हैं तो, फिर भी नहीं बनते तो अगली डाउट क्लास में पूछिए। नेक्स्ट चैप्टर इज स्टोइशियोमेट्री। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर मतलब बेसिक चैप्टर तो सारे ही थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस स्टेट, सब बेसिक है। ये आसान चैप्टर है लेकिन इसमें कॉमन सेंस लगेगा। इस चैप्टर में 3 चीजें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे: रेडॉक्स रिएक्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय मोल कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़ेंगे: बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। सोडियम क्लोराइड बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ NaOH एंड HCl। सोडियम क्लोराइड बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। इन दोनों रिएक्शंस में सोडियम क्लोराइड बनता है। इन दोनों में फर्क क्या है? सोडियम क्लोराइड के बनने में इन दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड बन रहा है, इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड बन रहा है। सोडियम क्लोराइड के बनने में इस दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा और सेकंड वाले में अमोर्फस स्टेट में रहेगा। गलत। गलत मतलब ये नहीं पूछ रहा था मैं, ये नहीं पूछना चाह रहा था। वो तो सिंपली यहाँ वाटर लिखा है तो अपने को लग रहा है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में है, यहाँ सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। और कुछ डिफरेंस इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड के बनने और इस रिएक्शन के सोडियम क्लोराइड के बनने में क्या फर्क है? सर मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेंगे। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम सोडियम कितना ले रहे हैं, क्लोरीन कितना ले रहे हैं, उससे ये कम ज्यादा ले सकते हैं। या इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं तो आपको लगेगा बराबर बन रहा है। सिमरन, सेकंड तो जो सेकंड रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है और वो रेडॉक्स रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होकर NaCl बन रहा है। यहाँ NaCl बिना इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के बन रहा है। अगर इस रिएक्शन को मैं एनालाइज करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है जो कि आयंस के फॉर्म में रहता है। HCl एक आयनिक कंपाउंड है जो कि आयंस के फॉर्म में रहता है। ये H और OH मिलकर H2O बना ले रहे हैं। ये Na और Cl मिलकर NaCl बना ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का बनना Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन से हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेटालिक सोडियम है। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। क्लोरीन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच एटम। हर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और Cl माइनस आयन बनाता है। बाद में ये Na प्लस और Cl माइनस आयन जुड़कर NaCl बनाते हैं। मतलब इस रिएक्शन में मैं कह सकता हूं कि सोडियम से क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण ये रिएक्शन हो रही है। सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
This reaction occurs with the transfer of electron from sodium to chlorine. In this reaction there is no transfer of electron. यहाँ पर सोडियम आयन रेडीमेड था, क्लोराइड आयन रेडीमेड था, यहाँ पर वो बना इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम प्लस आयन बना और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस आयन बना. This reaction is occurring without transfer of electron. While this reaction is occurring with transfer of electron. ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हो रही है. This type of reaction is called redox reaction, while this reaction is non-redox reaction. इस रिएक्शन में सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है टू बिकम सोडियम आयन. तो ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से होती है, ट्रांसफर से होती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है. उसमें एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called oxidation of the substance, while the gain of electron is called reduction of the substance. इस रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. इस रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइज या कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है. तो वी कैन डिवाइड केमिकल रिएक्शंस इनटू टू कैटेगरीज, non-redox reactions and redox reactions. In a redox reaction, the substance which loses electrons is said to be oxidized and the substance which gains electrons is said to be reduced. तो सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देकर NaCl बनाया. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन रिड्यूस हुआ. नाउ अगर हम देखें कि क्लोरीन रिड्यूस हुआ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो वो इलेक्ट्रॉन दिए किसने? सोडियम ने. मतलब क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, पर रिडक्शन कराया किसने है? सोडियम ने. उसने इलेक्ट्रॉन दिए थे. द सब्सटेंस विच अंडरगोस ऑक्सीडेशन एक्चुअली रिड्यूसेस सम अदर सब्सटेंस, hence it is called reducing agent. इसी प्रकार से सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, लेकिन क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं. अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो सोडियम नहीं दे पाता. तो क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो किसी रिडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो दरअसल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो दरअसल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी और को देने देता है, मतलब वो इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है. तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं. वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस हो जाता है. Now oxidation is the loss of electron. Fe2 plus ion gives Fe3 plus ion. Cl gives Cl1 minus ion. Fe2 plus ion gives Fe3 plus ion. Sn gives Sn2 plus ion. Ce3 positive gives Ce4 positive ion. O2 minus ion gives O1 minus ion. इन सभी रिएक्शंस में कॉमन बात क्या है? इन सभी रिएक्शंस में कॉमन बात यह है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर 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 रहा है.
ये सभी ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Copper 2 plus ion takes electron to form copper, or Sn4 plus ion plus 2 electron gives Sn2 plus ion. Sulfur takes 2 electron to give sulfide ion, or तो ये सभी रिडक्शन के केसेस हैं। सल्फर 1 माइनस आयन टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव सल्फाइड आयन। ये सभी रिडक्शन के केसेस हैं। ऑक्सीडेशन के केस में हम देख रहे हैं, ये सभी ऑक्सीडेशन के केसेस हैं। इनमें कॉमन बात क्या है? एक कॉमन बात तो ये है कि ये सब लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इनमें कॉमन बात ये है कि ये सब लोग रिड्यूस हो रहे हैं। लेकिन हम इनमें एक कॉमन बात और देख सकते हैं। किसी केमिकल स्पीशीज पर जो चार्ज होता है, Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। किसी केमिकल स्पीशीज पे जो चार्ज होता है, वो चार्ज इस केस में हमेशा बढ़ रहा है। चार्ज को अगर हम प्लस चार्ज है तो उसको प्लस साइन के साथ, और माइनस चार्ज है तो माइनस नंबर से बताएं। प्लस चार्ज को पॉजिटिव नंबर से और माइनस चार्ज को नेगेटिव नंबर से बताएं। तो पॉजिटिव 2 प्लस से 3 प्लस हो रहा है, ये 0 से 2 प्लस हो रहा है, +3 से +4 हो रहा है, -2 से -1 हो रहा है। मतलब इन ऑल द केसेस ये नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू बढ़ रही है, और नंबर लाइन पर अगर हम यहाँ देखें तो +2 से 0 होना, +4 से +2 होना, 0 से -2 होना, -1 से -2 होना, नंबर लाइन पे यह चीजें घट रही है। तो किसी केमिकल स्पीशीज पर जो चार्ज होता है, उस चार्ज को उस केमिकल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए केमिकल स्पीशीज, द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज, the real or hypothetical charge that would exist on a chemical species in isolated condition is called its oxidation number. किसी केमिकल स्पीशीज पर आने वाला रियल या हाइपोथेटिकल चार्ज, जब वो केमिकल स्पीशीज आइसोलेटेड होती, अकेली होती, आसपास कोई और नहीं होता, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। So we can say इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका 0 है, +4 +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर, द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज that would exist on a chemical species, the real or hypothetical charge that would exist on a chemical species in the isolated condition is called its oxidation number. ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन के केस में एक कॉमन बात देखने क्या मिल रही है, ये सब लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। दूसरी कॉमन बात देखने क्या मिल रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और रिडक्शन के केस में कॉमन बात क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन में हमें यह पता करना हो कि वेदर वो केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स है,
और यदि रेडॉक्स है तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो हम उसमें ये पता कर ले कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर एक केमिकल रिएक्शन में किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर एक केमिकल रिएक्शन में किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो वो रेडॉक्स है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो वो रिडक्शन है। अच्छा, सिंगल ऑक्सीडेशन या सिंगल रिडक्शन कभी नहीं होता है। एक सब्सटेंस अकेला ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता जब तक कोई रिड्यूस ना हो, क्योंकि एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देगा तभी जब कोई दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेगा। इसलिए एक रिएक्शन सिंगल ऑक्सीडेशन या सिंगल रिडक्शन नहीं होती है। अ रिएक्शन इज ऑलवेज रेडॉक्स। ये जो सिंगल ऑक्सीडेशन लिखे हैं ये हाफ रिएक्शन है, ये इनके साथ क्लब करेंगे तब एक पूरी रिएक्शन बनेगी। तो द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन while the decrease in oxidation number is reduction. तो अगर आपको एक रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। सोडियम व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, इस रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हुआ था, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हुआ था। तो मैं कह सकता हूं सोडियम इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हुआ था, क्लोरीन इस रिएक्शन में रिड्यूस हुआ था। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और इसका यूज क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज that would exist on a chemical species in the isolated condition is called its oxidation number. But how to calculate the oxidation number? The calculation of oxidation number, तो ऑक्सीडेशन नंबर को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। तो फिर हमें ये आना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। We can say that in H2SO4 sulfur is in +6 oxidation state. The calculation of oxidation number, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एल्जेब्रिक सम मेथड ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के दो मेथड है। एक तो एल्जेब्रिक सम मेथड। एल्जेब्रिक सम मेथड में क्या करते हैं, और दूसरी होती है बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। एल्जेब्रिक सम मेथड एंड बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। एल्जेब्रिक सम मेथड में क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम मेथड ये कहता है कि द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर of a chemical species will be equal to the algebraic sum of all the atoms in its formula.
एक केमिकल स्पीशीज का नेट ऑक्सीडेशन नंबर उसके फॉर्मूला में इन्वॉल्व सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। मतलब H2SO4 इसके पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर, H2SO4 खुद एक केमिकल स्पीशीज। केमिस्ट्री में किसी एटम को, किसी मॉलिक्यूल को या किसी आयन को एक केमिकल स्पीशीज माना जाता है। तो केमिकल स्पीशीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन, कुछ भी एक लिया जा सकता है। तो H2SO4 इस पे पूरे पे नेट कोई चार्ज नहीं है, एज अ होल पूरे सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 इस पूरे का। तो इसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस इसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन सब का सम इसके बराबर होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम इस पूरे मॉलिक्यूल का नेट ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अगर हमको H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज पता करना हो और हमको इसका और इसका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि हमको इसका सम पता है। तो एल्जेब्रिक सम मेथड ये कहती है कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर उसके सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर होता है। तो अगर आपको उस मॉलिक्यूल में एक एटम को छोड़ के बाकी के ऑक्सीडेशन नंबर पता हो तो आप उस अननोन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं क्योंकि नेट सम आपको पता है। लेकिन फिर इनके ऑक्सीडेशन नंबर कहां से लाएं? एल्जेब्रिक सम मेथड ये कहता है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने कंपाउंड जब बनाते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाते हैं। तो जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहते हैं हम उनको याद कर लें, और जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं वो निकाल लें। तो पहला रूल क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर इन द प्योर एलिमेंटल स्टेट इज 0। अगर कोई सब्सटेंस अपनी प्योर एलिमेंटल स्टेट में है तो उसके एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर H2 में 0 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर O2 में 0 है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, एलिमेंटल स्टेट है ये। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, आयरन, गोल्ड, जितने भी एलिमेंटल स्टेट है उनमें एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। In the elemental state, oxidation number will be taken as 0. In the compound state, अगर कोई एलिमेंट अपना कंपाउंड बनाता है तो कुछ एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहते हैं, कुछ एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेंगे। तो जिनके फिक्स रहते हैं हम उनको याद कर लें। हाइड्रोजन जब कंपाउंड बनाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहता है when it is combined with non-metals, but हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है when it is combined with metals. हाइड्रोजन जब किसी नॉन मेटल से कंबाइन रहता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहता है, लेकिन हाइड्रोजन जब किसी मेटल से कंबाइन रहता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहता है, -1 रहता है। तो इन वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन है जो कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे। लेकिन लिथियम हाइड्राइड इसमें हाइड्रोजन मेटल से कम है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे। H2SO4
में हाइड्रोजन सल्फर से कंबाइन है जो कि, या ऑक्सीजन से कंबाइन है जो कि नॉन मेटल है दोनों, ये +1 रहेगा। मीथेन हाइड्रोजन कार्बन से कंबाइन है जो कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन +1 रहेगा। HCl हाइड्रोजन +1 रहेगा। CaH2 कैल्शियम मेटल है, हाइड्रोजन -1 रहेगा। और ये जो हम चार्ज दे रहे हैं हाइड्रोजन पे, ये पर एटम चार्ज है, एक हाइड्रोजन एटम का चार्ज है, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों का -1 है। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम चार्ज होता है, एक एटम का चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 होगा या -1 होगा जब वो कंपाउंड बनाएगा तब। इसी प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब एल्कली मेटल है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में आते हैं। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करते हैं अपने सारे कंपाउंड्स में। इसी प्रकार से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम and radium, they always shows +2 oxidation state in all of their compounds. Periodic table में group 1 alkali metals, group 2 alkaline earth metals, they shows +1 state as well as they shows और ये वाले +2 state ही शो करते हैं अपने सारे कंपाउंड्स में। इसी प्रकार से फ्लोरीन always shows -1 oxidation state in all of its compounds. फ्लोरीन हेलोजन है, ये अपने सारे कंपाउंड्स में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। ऑक्सीजन shows -2 oxidation state in the compounds called oxides. It shows -1 oxidation state in the compounds called peroxides. It shows -1/2 oxidation state in the compounds called superoxides, and it shows +2 oxidation state in the compound OF2. फ्लोरीन के साथ जब जुड़ता है तो फ्लोरीन -1 ही शो करता है, तो ऑक्सीजन +2 रहता है जब कंपाउंड बनाता है OF2। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स रहेंगे। हाइड्रोजन का, एल्कली मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का। तो इतने एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर याद रखे जाते हैं। सर अगर हाइड्रोजन मेटालाइट से कंबाइन होगा तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाइड्रोजन मेटालाइट से कंबाइन होगा तो +1 ही लेंगे, उसको नॉन मेटल ही मानेंगे। तो एल्जेब्रिक सम मेथड में हम इन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर याद रख लेते हैं, ज्यादा नहीं है। एक तो ये ग्रुप 1 अल्कली मेटल है, दूसरा ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तीसरा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है। नाउ बाय यूजिंग एल्जेब्रिक सम मेथड अब हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का निकाल सकते हैं उसके किसी कंपाउंड में। सपोज हमें पूछा गया कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो H2SO4 में हमको पता है कि इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एटम है, और एल्जेब्रिक सम मेथड क्या कहता था? नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ केमिकल स्पीशीज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एटम्स। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, 2 हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम चार्ज था। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एटम का +1 है, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एटम थे। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज X प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, 4 ऑक्सीजन है, इक्वल टू होना है 0। तो 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0, x इक्वल टू हो जाएगा +6। तो in H2SO4 sulfur is present in
+6 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली Na2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सोडियम अल्कली मेटल है, 2 सोडियम है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर X है, 3 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स टू बी +4, तो सल्फर इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड Na2SO3. What will be the oxidation number of sulfur in K2S? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर K2S में क्या होगा? पोटेशियम अल्कली मेटल है, तो एक पोटेशियम का +1 है, 2 पोटेशियम है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X है, इक्वल टू 0, X will be equals to -2. तो एल्जेब्रिक सम मेथड क्या कहता है? किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में जितने एटम आते हैं उन सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का नेट सम उसके पूरे चार्ज के बराबर होता है, और इन सब पे भी चार्ज कितना था? 0। ये सारे न्यूट्रल कंपाउंड, ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमने लिए जिन पे नेट चार्ज 0 है। लेकिन सपोज आपके पास है सल्फेट आयन, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 नेगेटिव आयन? SO4 नेगेटिव आयन, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज X है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, 4 ऑक्सीजन है, इक्वल टू अब की बार 0 नहीं करेंगे बल्कि -2 के बराबर करेंगे। द नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ केमिकल स्पीशीज, सल्फेट आयन का नेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। किसी केमिकल स्पीशीज पे जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है पूरे का, लेकिन जो आयन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के बराबर होता है। तो हमने देखा इन एग्जांपल्स में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +6 आया था, इसमें +4 आया, इसमें -2 आया। सल्फर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। सर मतलब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम है क्या? इन मोस्ट ऑफ द केसेस वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होते हैं, बट नॉट ऑलवेज। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेम नहीं होते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4? KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? पोटेशियम अल्कली मेटल है, ये +1 एक ही पोटेशियम है। सपोज मैग्नीज का एक 4 ऑक्सीजन है, -2 इक्वल टू 0 करेंगे तो X इक्वल टू जाएगा +7। इन KMnO4 मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सर -1। -1। गलत। +6। +6। पोटेशियम 2 है तो 2 + 1
अब क्रोमियम 2 है, इस क्रोमियम का x नहीं ले सकते क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लेते हैं. लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज x, और 2 क्रोमियम है इस मॉलिक्यूल के पास, तो यहाँ लेंगे 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू 0. तो 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12, x विल बी इक्वल टू +6. K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा. हर क्रोम एटम पे +6 चार्ज होगा. 2 क्रोमियम एटम है इसके पास. व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K4? What will be the oxidation number of iron in K4FeCN6? K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? K4FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सर +2. +2 है. अब K4FeCN6 में एक प्रॉब्लम आ गई. हमने जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर याद किए थे उनमें पोटेशियम का हमको पता है ये अल्कली मेटल है, +1 है. मगर इस मॉलिक्यूल में 3 एटम ऐसे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और आयरन, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है. एल्जेब्रिक सम मेथड कब काम करती है? जब हमको उस फॉर्मूले में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ बाकी सबके पता हो, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन हम कुछ नॉन आयंस जानते हैं. हम जानते हैं कि साइनाइड आयन CN1- आयन होता है, और एज अ होल साइनाइड आयन का एज अ होल पूरा ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर -1 है इस पूरे साइनाइड का, क्योंकि इस पे 1- चार्ज होता है. और ये 6 साइनाइड लगे हुए हैं. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 4 इंटू +1 + x + 6 इंटू -1 इक्वल टू 0. मतलब हमने यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन को अलग अलग नहीं किया है, बल्कि एज अ होल पूरे साइनाइड आयन को एक ग्रुप ले लिया है और उसका पूरा ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर -1 है. तो हमें ऐसे कुछ नॉन आयंस पता होने चाहिए, पता भी होते हैं. साइनाइड आयन होता है, नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्राइट आयन होता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है ना, कार्बोनेट आयन होता है, सल्फेट आयन होता है, फॉस्फेट आयन होता है. ये कुछ नॉन आयंस हैं जो आप जनरली यूज करते हैं. C2O4 नेगेटिव आयन ऑक्सिलेट आयन होता है. दरअसल ये ऐसा रहता है, COO नेगेटिव या ऑक्सिलेट आयन है. तो अगर कहीं पर कार्बोनेट आयन आ रहा है तो हम पूरे ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कार्बोनेट आयन का -2 एज अ पूरे ग्रुप का ले सकते हैं. फॉस्फेट का एज अ ग्रुप -3 ले सकते हैं. सपोज आपको पता करना है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इन क्रोमियम कार्बोनेट. सपोज ये बन रहा है CrCO3 होल थ्राइस. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? x. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 एज अ होल पूरे ग्रुप कार्बोनेट का. और ऐसे कितने कार्बोनेट लगे हैं? 3. इक्वल टू क्या करेंगे? -3. यहाँ 0 से इक्वेट नहीं करेंगे, तो x विल बी इक्वल टू हो जाएगा +3. तो इन सब का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इन सब का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर -2 ले लेंगे, इन सब का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर इसका -3 ले लेंगे. तो अगर कोई नॉन आयन उस फॉर्मूले में रहता है तो उसका एज अ होल पूरा ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर दिया जा सकता है. CO NH3 होल 6 F3. इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा?
इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X है। अब ये जो NH3 है, हम जानते हैं अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले ले और ये 6 लगे हैं, प्लस 3 फ्लोरीन लगे हैं विथ -1 = 0, तो X इक्वल टू हो जाएगा +3। मतलब अगर आपके फॉर्मूले में कुछ आयन लगे हैं तो आप उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द आयन ले लो, और अगर कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लगे हैं तो उनका 0 ले लो पूरे ग्रुप का। What will be the oxidation number of carbon in glucose? ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 6x plus 12 into plus 1 plus 6 into -2 equal to 0. X will be equal to 0. ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। दिस इंडिकेट्स कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दो अलग चीजें हैं। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, जबकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये रहता है जिसमें सारे कार्बन 4 वैलेंसी रखते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ये सभी 4 वैलेंसी रखते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, हर कार्बन की 4 वैलेंसी है, मगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ग्लूकोज में 0 है। तो एल्जेब्रिक सम मेथड, what will be the oxidation number of iodine in I3 1- ion? I3 1- ion में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर X से 3 आयोडीन है, इक्वल टू -1 होगा, X इक्वल्स टू -1/3 होगा। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन I3 1- ion में -1/3 है। दिस इंडिकेट्स कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन भी आ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन भी आ सकता है। इसी प्रकार से Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3x + 4 × -2 = 0, 3x - 8 = 0, 3x = +8, x = +8/3। Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +8/3 आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी नहीं है। पहली बात, वैलेंसी के बराबर कई बार आता है लेकिन वैलेंसी नहीं है। ग्लूकोज वाले एग्जांपल से हमने देखा। और ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम पे पाया जाने वाला चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर ये चार्ज होता तो ये फ्रैक्शन में नहीं आता। चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ये बात किस एक्सपेरिमेंट से पता चली थी? चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता है, ये बात कहां से पता चली थी हमें? बताइए, क्वेश्चन पूछा मैंने, कौन सा एक्सपेरिमेंट या कौन सी बात ये बताती है कि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है? हेलो हाँ जी। सर, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये बताता था कि चार्ज कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन। ऑयल की ड्रॉप पे जो चार्ज आता था तो वो
इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में आता था। इस पूरे चार्ज को हम कहते हैं 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। और किसी बॉडी पे या तो इतना चार्ज आएगा या इसका इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, मतलब 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 4 यूनिट नेगेटिव आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। बट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को इसीलिए हमने डेफिनेशन में क्या बोला, द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। जब ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये हाइपोथेटिकल चार्ज है। द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज that would exist on a chemical species in the isolated condition. दरअसल एल्जेब्रिक सम मेथड में क्या होता है, चार्ज फ्रैक्शन में क्यों आता है? Fe3O4 जो रहता है ये दरअसल Fe2O3.FeO होता है। Fe2O3 में आयरन 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, FeO में आयरन 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, 2:1 रेशियो में। तो यहाँ पर आयरन 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है और उनका एवरेज चार्ज +8/3 आ रहा है। एल्जेब्रिक सम मेथड आपको चार्ज की एवरेज वैल्यू देता है। तो किसी केमिकल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको एक तो उसका फॉर्मूला चाहिए और एल्जेब्रिक सम मेथड यूज करके आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। नेक्स्ट है बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन बताई थी मैंने उसको यूज करते हैं। द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज दैट वुड एग्जिस्ट ऑन अ केमिकल स्पीशीज इन द आइसोलेटेड कंडीशन। मतलब अगर आपको H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर करना है तो सल्फर से जुड़े हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबको हटा दो, इनको बॉन्ड तोड़ के हटा दो और सल्फर को आइसोलेट कर लो। इन द आइसोलेटेड कंडीशन सल्फर पे जो चार्ज आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब जब आप किसी केमिकल स्पीशीज को आइसोलेट करेंगे बॉन्ड तोड़ के, तो बॉन्ड तोड़ के बाकी एटम्स को हटाएंगे। तो बॉन्ड तोड़ने का रूल क्या है, इफ द बॉन्ड इज ब्रोकन between the same elements, अगर सेम एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया जा रहा है, then no charge is given to either atom। अगर दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया गया है तो जस्ट ब्रेक द बॉन्ड, नो चार्ज विल बी गिवन टू द बॉन्ड, टू द एटम। सपोज हाइड्रोजन एटम है, सेम एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं देंगे। तो H2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि जब ये आइसोलेट हो गए, एक H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम को छोड़ के दूसरा चला गया, ये आइसोलेट बचा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बट if the bond is broken between the dissimilar elements, अगर दो डिसिमिलर एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया जाता है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया जाता है, if the bond is broken between the dissimilar elements, then per bond low electronegative element will get 1 minus
one negative charge and the high electronegative element will get one positive charge. अगर दो डिसिमिलर एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा. जैसे अगर आपने बॉन्ड ब्रेक किया HCl के बीच में, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन पे +1 आएगा, क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा. तो हम कह सकते हैं कि HCl में जो Cl था वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था और जो H+ था वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था. इसी प्रकार से वाटर में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है. ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस पे +1, इस पे -1. ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस पे +1, इस पे -1. तो वाटर को ब्रेक करने से जब ऑक्सीजन आइसोलेट हुआ तो इस पे 2 माइनस चार्ज इकट्ठा हुआ. इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है. The real or hypothetical charge that would exist on a chemical species in the isolated condition, और उसको आइसोलेट करने का तरीका क्या है? बॉन्ड ब्रेक करके सब बाकी को हटा दो. हेमाशा, हाँ सर. आपने हैंड रेज किया था. नहीं सर, नहीं सर. तो बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड, तो बाय द यूज ऑफ ब्रेकिंग मेथड, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देन ये स्ट्रक्चर है. नाउ सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन एटम से, तो इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1. ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे -1, इस पे +1. ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे -1, सल्फर पे एक और +1. ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे -1, सल्फर पे एक +1. ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1. ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1. सो दैट सल्फर जब अकेला है हुआ तो उस पर +6 चार्ज इकट्ठा हुआ. इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे -1 है, मगर ये अकेला नहीं हुआ है. ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे +1 और ऑक्सीजन पे -1. ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे +1 -1. ये ऑक्सीजन चारों -2 स्टेट पे थे, हाइड्रोजन +1 स्टेट पे थे दोनों. तो बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में बॉन्ड किए जाते हैं और एक केमिकल स्पीशीज को आइसोलेट कर लिया जाता है. द क्वेश्चन इज, एल्जेब्रिक सम मेथड और बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में से ज्यादा बेटर मेथड कौन सी है? एल्जेब्रिक सम मेथड और बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में से ज्यादा बेटर मेथड कौन सी है? The first one, algebraic sum method. एल्जेब्रिक सम मेथड बेटर है क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, इसमें आपको केवल उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए होता है. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5? CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +10. ऑक्सीडेशन नंबर कैन नेवर बी ग्रेटर देन 8. ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +8 से ज्यादा नहीं होता किसी का. What is the oxidation number of chromium in CrO5? +10 आंसर आ रहा है. एल्जेब्रिक सम मेथड से क्रोमियम का X प्लस ऑक्सीजन का 5
ऑक्सीजन का -2 5 ऑक्सीजन है, x विल बी इक्वल टू +10, जो कि गलत आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कैन नेवर बी ग्रेटर देन +8। सर तो ये CrO5 में, पेरोक्साइड है तो ऑक्सीजन -1 होगा। तो आप मुझे आंसर बताइए कि ऑक्सीजन का, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर CrO5 में कितना होगा? सर 5 +5। ये भी गलत है। +6। तुम दूसरी क्लास भी अटेंड कर रहे हो, तुम्हें पता है तो वहां से मत बोलो, अगर बनता है तो बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ना तो +10 होगा, +5 भी नहीं होगा। CrO5 का स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहलाता है ये। इन CrO5 4 ऑक्सीजन अलग होते हैं, एक ऑक्सीजन अलग होता है। 5 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन अलग है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब डायरेक्ट लिंक रहते हैं तो उसको परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। ये ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंक्ड है, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंक्ड है, ये परऑक्साइड वाले ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज नहीं रख रहा है, ये नॉर्मल ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे -1, इस पे +1। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों सेम एटम थे, कोई चार्ज किसी को नहीं मिलेगा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1। ये बॉन्ड ब्रेक किया, किसी पे कोई चार्ज नहीं। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1। ये बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1। ये बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1। सो दैट जब क्रोमियम आइसोलेट हुआ तब उस पे +6 चार्ज है। तो इन CrO5 क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एल्जेब्रिक सम मेथड से आंसर गलत आ रहा था, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से आंसर सही आ रहा है। तो अगेन द क्वेश्चन इज, एल्जेब्रिक सम मेथड और बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में से ज्यादा बेटर मेथड कौन सी है? एल्जेब्रिक सम मेथड और बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में से ज्यादा बेटर मेथड कौन सी है? बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। ऑब्वियसली अब हम ऐसा कह सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड, बट द प्रॉपर आंसर इज दोनों मेथड सही है। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड भी ठीक है, एल्जेब्रिक सम मेथड भी ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड विल रिक्वायर द प्रॉपर knowledge of the molecular structure, but algebraic sum method will require the proper information about the molecule। अगर आप CrO5 पे algebraic sum method सही लगाते तो सही आंसर आता, गलत लगाएंगे तो गलत आंसर आएगा। ये आपने गलत लगाया। अगर आप CrO5 के बारे में ये जानते कि CrO5 जो है उसमें ऑक्सीजन 2 प्रकार की होती है, 5 में से 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड रहती है, 1 ऑक्सीजन ऑक्साइड रहती है। अगर आप ये जानते कि 4 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है, देखो ये वाली ऑक्सीजन -1 है जब आइसोलेट हुई तो, ये ऑक्सीजन -1 है जब आइसोलेट हुई तो, ये चारों, लेकिन ये -2 है जब आइसोलेटेड हुई तो अगर हम CrO5 में ऑक्सीडेशन एल्जेब्रिक सम मेथड लगाते सही तरीके से तो हम लिखते x + 4 × -1 + 1 × -2 = 0। तो x = +6 तब भी आता। तो एल्जेब्रिक सम मेथड भी ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी ठीक है, दोनों को प्रॉपर तरीके से लगाना होता है। ज्यादा बेटर है एल्जेब्रिक सम मेथड, बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में आपको स्ट्रक्चर चाहिए और अभी आप स्ट्रक्चर मैक्सिमम चीजों के जानते नहीं है। एल्जेब्रिक सम मेथड तो कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनमें एल्जेब्रिक सम मेथड में फर्क आ जाता है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जान लेंगे,
कौन से ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, ये भी जान लेंगे। खैर जो भी मेथड है आपको बननी चाहिए, मैक्सिमम केस में आपको अलजेब्रिक सम मेथड ज्यादा काम देगी, क्योंकि अभी आप मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर ज्यादा प्रॉपर जानते नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अब हम कर सकते हैं, और अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर हम एक रिएक्शन को देखकर ये बता सकते हैं कि वो रिएक्शन रेडॉक्स है या नॉन रेडॉक्स है। MgOH whole twice plus H3PO4 gives Mg3PO4 whole twice plus H2O। ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स है? ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये फास्ट हो जाएगा स्पीड। तो हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी मैग्नीशियम +2 स्टेट पे है, फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ भी फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ऑक्सीजन -2 स्टेट वाला है, या सब जगह ऑक्सीजन -2 स्टेट पे है, हाइड्रोजन +1 स्टेट पे है, यहाँ भी हाइड्रोजन +1 स्टेट पे है। इस रिएक्शन में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, तो ये रिएक्शन एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। जबकि इस रिएक्शन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, जो कि इधर जाकर +2 हो गया है, तो मैग्नीज रिड्यूस हुआ है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जो इधर जाकर +3 हो गया है, तो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है। मैग्नीज रिड्यूस हुआ है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ भी पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, सल्फर यहाँ जहां भी है सब जगह उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। मतलब आप देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर केवल मैग्नीज का चेंज हुआ है और आयरन का चेंज हुआ है। इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? सर Fe ऑक्सीडाइज हुआ है? नहीं, हालांकि Fe ऑक्सीडाइज हुआ है, आंसर सही है, बट वी विल से FeSO4 ऑक्सीडाइज हुआ है, बिकॉज वो Fe का जो सोर्स है वो FeSO4 है, तो हम बोलेंगे कि FeSO4 ऑक्सीडाइज हुआ है। हाँ, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए कि FeSO4 में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इट इज आयरन विच इज ऑक्सीडाइज, नॉट सल्फर और ऑक्सीजन। इसी प्रकार से रिड्यूस हुआ है मैग्नीज, बट वी विल से KMnO4 रिड्यूस हुआ है। जैसे बोले जाएगा KMnO4 is the oxidizing agent in this reaction, FeSO4 is the reducing agent in this reaction। मतलब हम एटम की बात नहीं करते हैं, उसका जो सोर्स है पूरा कंपाउंड की बात करेंगे। KMnO4 रिड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, FeSO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2SO4 इस रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं दे रहा है, ना तो हाइड्रोजन, ना सल्फर, ना ऑक्सीजन। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन में 3 तरह की चीजें होंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड एक तीसरे प्रकार का सब्सटेंस होगा जो उस रिएक्शन में पार्ट तो लेगा मगर वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सब्सटेंस। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा होगा,
सपोर्टिंग सब्सटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये जो रेडॉक्स रिएक्शन थी, इसमें सपोर्टिंग सब्सटेंस नहीं था, सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट था, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और रेडॉक्स रिएक्शन हो गई थी। तो समटाइम्स रेडॉक्स रिएक्शंस require supporting substance, sometimes they do not require supporting substance. तो by calculation of oxidation number कैलकुलेट करके आप एक रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट पता कर सकते हो, सपोर्टिंग सब्सटेंस पता कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। हेलो सर, सपोर्टिंग सब्सटेंस काम क्या करता है? वो उस रिएक्शन में आने वाले चार्जेस को बैलेंस करने के लिए रहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। तो हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन। नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। When we will have a chemical reaction, we can express it by a chemical reaction. अगर हमारे पास में केमिकल रिएक्शन होती है तो हम उसको केमिकल इक्वेशन से एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन अगर एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो ये आपको उस रिएक्शन के बारे में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है, बट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देती है। क्वालिटेटिवली हम यहाँ ये तो कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम फास्फेट बनाता है, बट क्वांटिटेटिवली हम ये नहीं कह सकते कि कितना MgOH होल ट्वाइस कितने H3PO4 से रिएक्शन करता है। तो फिर हम इसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वी कैन यूज हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या किया जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनके बदल बदल के देखे जाते हैं, सो दैट जितने प्रकार के जो एटम इधर है उतने प्रकार के वो एटम इधर भी हो जाए। इधर 3 मैग्नीशियम एटम है, इधर एक ही है, तो हम यहाँ 3 लिख दें। अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 3 लिखोगे, यहाँ 3 नहीं लिख सकते, ये तो फॉर्मूले